हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर डॉली और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल केमिस्ट्री द वे ऑफ लाइफ में। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई एक नया एक्सपेरिमेंट जिसका ऑब्जेक्ट है टू डिटरमिन द पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ बेंजोइक एसिड बिटवीन वाटर एंड बेंजीन एट रूम टेम्परेचर एंड द मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। तो देखिए, यहाँ पर जो हमें एपेरेटस रिक्वायर्ड है उसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है। यहाँ हमें 4 बॉटल चाहिए जो कि ऑलमोस्ट 250 ml की होनी चाहिए, और स्टॉपर के साथ में कोनिकल फ्लास्क चाहिए, पिपेट 10 ml का, ब्यूरेट, बीकर्स, मेजरिंग सिलेंडर्स और सेपरेटिंग फनल चाहिए सेपरेशन के लिए। इसके बाद जो हमें रेजेंट चाहिए वो चाहिए बेंजोइक एसिड, बेंजीन और NaOH सॉल्यूशन चाहिए स्टैंडर्ड, जो कि 0.1 नॉर्मल और 0.01 नॉर्मल होना चाहिए। इसके साथ जो इंडिकेटर चाहिए वो फिनोक्सिल इंडिकेटर चाहिए हमें। अब देखिए, यहाँ जो थ्योरी है, मतलब जो प्रिंसिपल है इस एक्सपेरिमेंट का, वो क्या है, हम एक्चुअली में पार्टीशन कोफिशिएंट हमें फाइंड आउट करना है। तो जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है वो किसी भी एक सॉल्यूट को जब हम दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करते हैं तो वो उसकी अगर अलग अलग कंसंट्रेशन भी हम डिसॉल्व करेंगे सेम दोनों सॉल्वेंट्स में, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोनों सॉल्वेंट्स में वो उसका रेशियो कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर हम ये मान के चलें कि जो भी सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट्स में डिसोसिएट होकर डिसॉल्व हो रहा है, उसके बाद उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग जो कंसंट्रेशन का रेशियो होगा C1/C2। यहाँ पे हमने अंडर रूट C2 लिया हुआ है क्योंकि यहाँ जो बेंजोइक एसिड है वो हम वाटर और बेंजीन में डिसॉल्व करने वाले हैं। मींस बेंजीन और बेंजोइक एसिड वाटर के बीच में उसका पार्टीशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करने वाले हैं। तो जो बेंजीन है वहां पर वो डाइमर फॉर्म में रहता है, इसीलिए हमने यहाँ पर C2 कंसंट्रेशन। एक्चुअली में जो पार्टीशन कोफिशिएंट के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस लेयर डिवाइडेड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक लेयर। लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि जो बेंजोइक एसिड है वो बेंजीन में डायमरिक फॉर्म में रहता है, इसीलिए हमने यहाँ पे अंडर रूट लगाया हुआ है। C1 कंसंट्रेशन एक्वस लेयर के लिए है और C2 कंसंट्रेशन ऑर्गेनिक लेयर के लिए है। तो यहाँ पर ये मैंने लिखा भी है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ जो N है ये है नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड इन टू सॉल्वेंट्स। जो भी दो सॉल्वेंट्स हमने लिए हैं उसमें कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं फिर डिसॉल्व हो रहे हैं। अब यहाँ जो बेंजोइक एसिड है वो वाटर में तो नॉर्मल मॉलिक्यूल की तरह रहता है, लेकिन बेंजीन में डायमरिक फॉर्म में रहता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो C1/√C2 है ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो जहां पर जो बेंजोइक एसिड है वो इस तरीके से डायमरिक फॉर्म में रहता है बेंजीन में, हमको ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है। तो इसे हम प्रूव करने वाले हैं। तो इसके लिए देखिए हमें करना क्या है। हमने यहाँ पर सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन में मैंने डाल रखा है, लेकिन ये हम एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। ऑब्जर्वेशन मैंने इसे टेबल फॉर्म में था इसलिए डाला हुआ है। तो देखिए हमें करना क्या है, हमें 4 बॉटल्स लेनी है जो कि हम ABCD इनको लेबल कर देंगे। अब हमें A बॉटल में 20 ml सैचुरेट सॉल्यूशन लेना है बेंजोइक एसिड का, जो कि हमने बेंजीन में बनाया हुआ है 20 ml, और उसमें हमें प्योर बेंजीन 30 ml ऐड करनी है। तो टोटल वॉल्यूम 20 + 30 50 हो जाता है बेंजीन का, और हमें 50 ml ही वाटर ऐड करना है। बी बॉटल में हमें सैचुरेट सॉल्यूशन लेना है 30 ml, उसमें 20 ml प्योर बेंजीन ऐड करनी है और 50 ml हमें वाटर ऐड करना है। थर्ड बॉटल में यानी कि सी बॉटल में हमें 40 ml सैचुरेट बेंजीन बेंजोइक एसिड का बेंजीन में सॉल्यूशन लेना है, 10 ml हमें प्योर बेंजीन ऐड करनी है और उसके बाद 50 ml वाटर ऐड करना है। और जो डी बॉटल है उसमें हमें टोटल 50 ml पूरा वॉल्यूम लेना है सैचुरेट सॉल्यूशन का। उसके बाद हमें यहाँ पर बेंजीन ऐड नहीं करनी है, प्योर बेंजीन, और वाटर 50 ml। तो इस तरीके से चारों बॉटल है, चारों बॉटल्स में जो हमारा वॉल्यूम होगा बेंजीन का वो 50 ml और वाटर का भी वॉल्यूम कितना होगा, सॉल्वेंट दोनों 50-50 ml लेने हैं। तो इस तरीके से ये हम लोगों को ये बॉटल्स बनानी है। तो देखिए हम ये एक्सपेरिमेंट कैसे शुरू करेंगे इसको मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए हम एक्सपेरिमेंट शुरू करने वाले हैं। तो हमने देखिए क्या लिया हुआ है, बेंजीन लिया हुआ है सबसे पहले। हम यहाँ बेंजीन लिया हुआ है और देखिए बेंजीन हमने 200 ml लिया है बीकर में। अब हम ये बीकर को 200 ml लेने के बाद में जो बेंजोइक एसिड है बेंजीन में हम डिसॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए हम बेंजोइक एसिड लेंगे और इसको धीरे धीरे करके इसमें बेंजीन में ऐड करेंगे। तो हम स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके
बेंजोइक एसिड बेंजीन में ऐड करेंगे और उसको ग्लास रॉड की हेल्प से डिसॉल्व करेंगे। और ये डिसोल्यूशन हमें तब तक करना है जब तक कि यहाँ पर ये जो बेंजोइक एसिड है पूरा का पूरा डिसॉल्व होता जाए, और हमें बार बार ऐड करते जाना है, डिसॉल्व करते जाना है, ऐड करते जाना है, मतलब जब तक कि सैचुरेशन ना आ जाए सॉल्यूशन का। जब इस सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा तब हमको इस सॉल्यूशन को आगे अपने एक्सपेरिमेंट में यूज करना है। तो देखिए ऐसे करके हम इसको लगातार देखिए डिसॉल्व हो गया एक बार डाला हुआ बेंजोइक एसिड, हम दोबारा से इसमें और ऐड कर लेंगे थोड़ा सा और फिर से डिसोल्यूशन करेंगे इसका और इसको फिर से अगेन डिसॉल्व करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट दूसरे तरीके से भी किया जाता है, जैसे कि अगर हमने इक्वल अमाउंट दोनों सॉल्वेंट्स का भी हम ले सकते हैं चारों बॉटल्स में, उसके बाद हम कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं कि हम फर्स्ट बॉटल में कंसंट्रेशन जो वेट है बेंजोइक एसिड का 1 ग्राम लें, सेकंड में 2 ग्राम लें, थर्ड में 3 ग्राम लें और फोर्थ बॉटल में 4 ग्राम लें। ऐसे भी हम इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। देखिए हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है बेंजोइक एसिड का बेंजीन में, और ये हमारी चारों बॉटल्स हैं जो कि मैंने बताई थी ABCD, हमने इसमें लेबलिंग की हुई है, रैपर्स लगाए हुए हैं स्टिकर्स, जिससे कि हमें याद रहे कि हमारी कौन सी बॉटल का नंबर कौन सा है, हमने क्या लेबलिंग की हुई है। तो चारों बॉटल्स हमने लिए, स्टॉपर्ड बॉटल्स हैं। इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले 50 ml जो डिस्टिल वाटर है वो चारों बॉटल्स में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो डिस्टिल वाटर हम इसलिए ट्रांसफर कर रहे हैं पहले, क्योंकि अगर हम पहले से बेंजीन को ट्रांसफर करेंगे तो बेंजीन वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है, बार बार खोलने बंद करने से उसका लॉस हो सकता है। तो हम पहले वाटर चारों बॉटल्स में 50-50 ml ट्रांसफर कर लेते हैं। तो उसके बाद में फिर अपना बेंजीन वाले सॉल्यूशंस को ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एग्जैक्टली मेजरिंग सिलेंडर लिया हुआ है और इस मेजरिंग सिलेंडर से हम 50 ml मेजर कर लेते हैं। तो ये मेजरिंग सिलेंडर हमारा बड़े साइज का है। ये अगर आपके पास छोटा मेजरिंग सिलेंडर है 50 ml का तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ बड़े साइज का मेजरिंग सिलेंडर लिया हुआ है, इसे हम 50 ml मेजर करके पहले ए बॉटल में डालेंगे। तो देखिए हमने डिस्टिल वाटर पहले ए बॉटल में ट्रांसफर कर लिया है। फनल लगाकर हमें ट्रांसफर करना चाहिए, अभी इस बार हमने फनल यूज नहीं किया है। तो फनल लगा के ट्रांसफर करना चाहिए ताकि जो भी सॉल्वेंट या फिर जो भी हम रेजेंट ले रहे हैं उसका लॉस ना हो, वो गिरे ना। अभी हमने बी बॉटल में भी 50 ml डिस्टिल वाटर ट्रांसफर कर लिया है। इसी तरीके से हम सी बॉटल में ट्रांसफर कर लेंगे और 50 ml हम फिर डी बॉटल में भी ट्रांसफर कर लेंगे। तो इस तरीके से हम चारों बॉटल्स में 50-50 ml डिस्टिल वाटर सबसे पहले ट्रांसफर कर लेते हैं। इसके बाद में हम शुरुआत करेंगे अपने बेंजीन सॉल्यूशन के ट्रांसफर करने के लिए। तो हमारी चारों बॉटल्स के लिए डिस्टिल वाटर ट्रांसफर हो चुका है। ये देखिए डिस्टिल वाटर हमने ट्रांसफर कर लिया है। अब जो हमने सैचुरेट सॉल्यूशन बनाया था 200 ml, देखिए ये हमने लिया हुआ है। और अगर आप थोड़ा केमिकल्स अगर यूज करते हो तो हमेशा ग्लव्स पहन के अपना केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। देखिए हमने फर्स्ट बॉटल के लिए 20 ml ट्रांसफर करना है सैचुरेट सॉल्यूशन। तो हमने छोटा मेजरिंग सिलेंडर लिया है ताकि हमें मेजर करने में आसानी रहे। और हमेशा लोअर मिनस्कस देखा जाता है जब भी हम सॉल्यूशन ट्रांसफर करते हैं या मेजर करते हैं, तो हमेशा लोअर मिनस्कस देखकर हमें मेजर करना चाहिए ताकि एग्जैक्ट वॉल्यूम मेजर हो। और हमेशा ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर्स का यूज करना चाहिए। अब हमें नेक्स्ट बॉटल में बी बॉटल में 30 ml ट्रांसफर करना है। तो हमारा जो छोटा वाला मेजरिंग सिलेंडर है वो 25 ml का है, इसीलिए हम बड़े मेजरिंग सिलेंडर से मेजर कर रहे हैं। अगर आपके पास 50 ml का मेजरिंग सिलेंडर है तो आप उससे आराम से 10, 20, 30, 50 तक आराम से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बी बॉटल में 30 ml बेंजोइक एसिड का बेंजीन में जो सैचुरेट सॉल्यूशन है वो ट्रांसफर करना है। तो देखिए हमने 30 ml ले लिया है, हम इसको ट्रांसफर करेंगे बी बॉटल में। और जैसे ही आप बॉटल में ट्रांसफर करते हैं सॉल्यूशन को, आपको तुरंत स्टॉपर लगाना है ताकि सॉल्वेंट का लॉस ना हो। तो ये हमारा 30 ml ट्रांसफर हो गया है। इसके बाद हम इसी तरीके से नेक्स्ट बॉटल में 40 ml ट्रांसफर करेंगे सी बॉटल में।
तो देखिए ये हमारा पार्टीशन कोएफिशिएंट हम बताने वाले हैं बेंजोइक एसिड का बेंजीन और वाटर के बीच में। मैंने एक और एक्सपेरिमेंट के लिए वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने आयोडीन का पार्टीशन कोएफिशिएंट बताया हुआ है क्लोरोफॉर्म एंड वाटर के बीच में। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपको आयोडीन का पार्टीशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो, क्योंकि आयोडीन भी वो होती है, सॉलिड होती है, बेंजोइक एसिड भी सॉलिड होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने 40 ml ले लिया है सैचुरेट सॉल्यूशन का, उसे सी बॉटल में ट्रांसफर कर दिया है। अगर आपको वीडियो वो देखना है तो या तो आप चैनल में जा सकते हैं या तो फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं हमेशा नए नए एक्सपेरिमेंट्स लाती रहती हूँ और नए नए प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स के वीडियोस भी लाती रहती हूँ। तो ये वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए, आप मिस ना करें कोई भी वीडियो। तो इस तरीके से हमने 50 ml ले लिया है डी बॉटल के लिए और हम ये सैचुरेट सॉल्यूशन है इसको डी बॉटल में ट्रांसफर कर लेंगे 50 ml को। इस तरीके से हमारा सैचुरेट सॉल्यूशन ए बॉटल में 20 ml है, बी में 30, सी में 40 और डी में पूरा 50 ml है। इसका मतलब है डी बॉटल में 50 ml वाटर और 50 ml बेंजीन सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें प्योर बेंजीन लेना है। तो देखिए हमने प्योर बेंजीन लिया हुआ है, ये इसको हमने छोटी बॉटल में ट्रांसफर कर लिया है ताकि मेजर करना आसान हो। अब हम इस बेंजीन को भी ट्रांसफर करेंगे। तो हमने फर्स्ट ए बॉटल में 20 ml सैचुरेट सॉल्यूशन लिया था, इसका मतलब है हमें 50 ml मेकअप करने के लिए 30 ml प्योर बेंजीन ऐड करना है ए बॉटल में। तो हम अब प्योर बेंजीन ऐड करेंगे, 30 ml मेजर करेंगे ताकि 20 + 30 टोटल वॉल्यूम बेंजीन का उसमें 50 ml हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से 30 ml मेजर कर लेते हैं। अभी थोड़ा कम रह गया है तो हमें थोड़ा सा और ऐड करना है, लोअर मेनिस्कस तक नहीं पहुंच रहा है, ये 30 तक नहीं पहुंच रहा है। तो हम थोड़ा सा और ऐड करके इसको पूरा 30 ml करेंगे और अभी भी हल्का सा कम है। तो हम इस तरीके से पूरा एग्जैक्टली 30 ml मेजर कर लेंगे और उसको अपने ए बॉटल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो ए बॉटल में हमने टोटल 50 ml बेंजीन कंप्लीट कर लिया है, 20 ml सैचुरेट सॉल्यूशन और 30 ml प्योर बेंजीन। इसी तरीके से हमने बी में 30 ml सैचुरेट सॉल्यूशन लिया था, इसका मतलब हमें 20 ml प्योर बेंजीन ट्रांसफर करना है। तो हम इसको मेजर करेंगे, इसके लिए हमने फिर से छोटा वॉल्यूमेट्रिक छोटा मेजरिंग सिलेंडर लिया हुआ है जिसमें कि हम 20 ml मेजर कर लेते हैं और 20 ml को हम बी बॉटल में ट्रांसफर कर देंगे। ध्यान से करना चाहिए, यहाँ पर बेंजीन फैल रहा है इस बॉटल से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बीकर में, अगर आप बीकर में यूज़ करें, बेंजीन को पहले बीकर में डाल लें उसके बाद में आप उसको मेजर कर लें, क्योंकि इस बॉटल से मेजरिंग ठीक नहीं हो रही है। तो ये हमने 20 ml ट्रांसफर कर लिया है बी बॉटल में। इसी तरीके से अब हमने जो सी बॉटल है, सी बॉटल में 40 ml सैचुरेट सॉल्यूशन ट्रांसफर किया हुआ है बेंजोइक एसिड का बेंजीन में। अब 10 ml प्योर बेंजीन हम उसमें ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरीके से 10 ml हम मेजर कर लेंगे और उसको सी बॉटल में ट्रांसफर कर देंगे। और डी बॉटल में हमारा 50 ml ऑलरेडी हमने सैचुरेट सॉल्यूशन लिया हुआ है, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, हमें इसमें से निकालना पड़ेगा। तो हमने 10 ml सी बॉटल में ट्रांसफर कर दिया। इस तरीके से 50 ml वाटर और 50 ml बेंजीन दोनों सॉल्वेंट्स इक्वल यहाँ पर इक्वली हो गए। हमें क्या करना है, जो हमारी बॉटल्स हैं उसे हमें रखना है डिजिटल रोटर पर। तो ये है डिजिटल रोटरी शेकर। तो हम हाथ से, तो हमें यहाँ हाफ एन आवर के लिए शेकिंग करनी है तो हम शेकिंग हाथ से नहीं कर सकते, इसीलिए हम यहाँ शेकर का यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका स्लो, मीडियम और फास्ट 3 इस तरीके की स्पीड हम यहाँ दे सकते हैं। तो हम इसको फास्ट, मतलब स्लो और फास्ट दोनों के बीच वाली रेंज में रखेंगे ताकि इसकी शेकिंग अच्छे से हो पाए। अभी थोड़ी कम हो रही है, हमने मीडियम पे रखा हुआ है, तो हम इसको फास्ट पे ट्रांसफर करके, अभी अभी ये स्लो ही है, हमें इसकी स्पीड बढ़ानी होगी। तो देखिए हमने इसकी स्पीड जब मीडियम करेंगे तो ये थोड़ा सा तेज होगा। देखिए यहाँ पर अब अच्छी शेकिंग हो रही है इसकी। तो हमें
बहुत अच्छे से शेकिंग करनी है ताकि जो भी सॉल्यूट है वो दोनों सॉल्वेंट्स में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, अच्छे से डिजोल्व हो जाए। तो यहाँ पर हमने अब इसका जो स्पीड है वो मेंटेन की हुई है। अब हम इसको हाफ एन आवर के लिए ऐसे ही शेकिंग पे रखेंगे। जब हाफ एन आवर हो जाएगा तो हम इसको शेकर से हटाएंगे और थोड़ी देर के लिए सेटल डाउन होने देंगे ताकि दोनों लेयर एग्जैक्टली सेपरेट आउट हो जाएं। तो हाफ एन आवर के लिए हम यहाँ छोड़ देते हैं इसको। तो ये देखिए हाफ एन आवर हो चुका है और हमने बंद कर दिया है शेकर को। अब शेकर को बंद करने के बाद में हम इन बॉटल्स को हटा लेंगे और हटाने के बाद में इन बॉटल्स को हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखेंगे ताकि दोनों जो सॉल्वेंट्स हैं उनकी लेयर सेपरेट आउट हो जाएं। तो यहाँ पर हमारा ये जो होल्डर था थोड़ा लूज था, तो हमने उसको टाइट करने के लिए रबर बैंड लगाया था। हम यहाँ से निकालेंगे बॉटल्स को और बॉटल्स को निकालने के बाद में इनको थोड़ी देर के लिए रखेंगे। तो ये हमारी चारों बॉटल्स हमने निकाल के रख ली हैं। तो ये देखिए ABCD हमारी चारों बॉटल्स हैं। आप यहाँ देख भी रहे होंगे कि जो लेयर्स हैं वो आराम से हमें सेपरेटेड दिखाई दे रही हैं, दोनों लेयर्स। वाटर की जो वाटर की डेंसिटी है वो हाई होती है बेंजीन से, तो जो बेंजीन यानी कि ऑर्गेनिक लेयर है वो ऊपर की तरफ है और एक्वस लेयर नीचे की तरफ है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये जो ए बॉटल है हमें पहले क्या करना होगा, सेपरेशन करना होगा। तो देखिए हमने सेपरेटिंग फनल लिया है, हमें दोनों लेयर सेपरेट आउट करनी है। तो हमने फनल लिया हुआ है और हम इस फनल में ट्रांसफर करेंगे पहले ए बॉटल के मैटर को, और ए बॉटल का मैटर ट्रांसफर करने के बाद में पहले दोनों लेयर्स को अच्छे से सेपरेट आउट होने देंगे फनल में। उसके बाद सेपरेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए अभी यहाँ बबल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, दोनों लेयर बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं हमें। आप चाहें तो हमने यहाँ ट्राइपॉड स्टैंड लिया है सेपरेटिंग फनल के लिए, आप चाहें तो होल्डर भी ले सकते हैं, तो स्टैंड भी ले सकते हैं। उस स्टैंड में आराम से यहाँ पर इसको कस सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो नीचे वाली लेयर है वो एक्वस लेयर है, उसे हम बीकर में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये ए बॉटल की एक्वस लेयर को हम ट्रांसफर कर रहे हैं और उसको भी हम सारी बॉटल्स के एक्वस और ऑर्गेनिक लेयर को ट्रांसफर करने के बाद में हम वहां पर उसकी भी लेबलिंग कर देंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि हमारा कौन से ए बॉटल की ऑर्गेनिक और एक्वस लेयर है, कौन सी बी, सी और डी की। सबको सेपरेट करके हम सबकी लेबलिंग कर लेंगे। और हमें देखिए लास्ट में बहुत ध्यान से करना होता है, जब भी जो दोनों लेयर्स का जॉइंट जहां भी आने वाला होता है हमें वो बहुत ध्यान से सेपरेट आउट करना होता है। तो हमने उसे ट्राइपॉड स्टैंड से हटा लिया है क्योंकि वहां सही से बन नहीं रहा था। अब इसके बाद देखिए जैसे ही दोनों लेयर का जॉइंट आता है हमें तुरंत बंद करना होता है, और जो भी जॉइंट वाला पोर्शन है उसको हमें हटाना होता है क्योंकि वहां पर एक्वस और ऑर्गेनिक लेयर दोनों ही लेयर्स मिक्स होती हैं। तो हमें थोड़ा सा पोर्शन हटाना होता है, उसके बाद में अपनी ऑर्गेनिक लेयर सेपरेट आउट करनी होती है। इस तरीके से हम बी लेयर को भी सेपरेट आउट कर लेंगे। तो बी लेयर की भी हमने एक्वस लेयर बीकर में लिया हुआ है और ऑर्गेनिक लेयर हम दूसरे बीकर में ट्रांसफर कर लेंगे। ऑर्गेनिक लेयर को हम या तो बॉटल में ही ट्रांसफर कर देंगे, तो हमारी बॉटल में ऑर्गेनिक लेयर रहेगी और बीकर में एक्वस लेयर रहेगी ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए इसे भी हमें ध्यान से ट्रांसफर करना है, और ट्रांसफर करने के बाद जैसे ही जॉइंट वाला पोर्शन आता है तो हमें दोनों जॉइंट वाला पोर्शन को पहले सेपरेट आउट करना है। वो ना ही ऑर्गेनिक लेयर में जाना चाहिए और ना ही एक्वस लेयर में जाना चाहिए जॉइंट वाला पोर्शन। तो उसको हम हटा देते हैं और उसके बाद में हम ट्रांसफर कर लेते हैं ऑर्गेनिक लेयर को बॉटल में। ये ऐसे ही हमने सी के लिए भी कर लिया है, ऐसे ही हम डी के लिए भी कर लेंगे। तो ये हमारा सेपरेशन हो गया, पहले ऑर्गेनिक लेयर और जो हमारी एक्वस लेयर है उन लेयर्स का हम सेपरेशन कर लेंगे। उसके बाद हमें टाइट्रेशन करनी होगी। तो देखिए जो हमें टाइट्रेशन करनी होती है उसके लिए हमें दो अलग अलग नॉर्मेलिटी के सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेने हैं। तो एक जो नॉर्मेलिटी है वो है 0.1 नॉर्मल। तो जो हाई नॉर्मेलिटी है
उसको हम यूज करेंगे ऑर्गेनिक लेयर के टाइट्रेशन के लिए, और जो लोअर नॉर्मेलिटी वाली यानी कि 0.01 नॉर्मल वाला NaOH सॉल्यूशन है उसको हम यूज करेंगे एक्वस लेयर के टाइट्रेशन के लिए। तो ये हम अब सी लेयर का सेपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे सी लेयर का भी हम सेपरेशन कर लेंगे इसी तरीके से। तो ये हम सारी लेयर्स को सेपरेट आउट कर लेंगे, सारी बॉटल्स की दोनों दोनों लेयर्स को सेपरेट आउट कर लेंगे। इसके बाद में जैसे लेयर सेपरेट आउट होती है तो हमें जरूरत पड़ेगी सॉल्यूशन प्रिपरेशन के लिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की, और इसके साथ साथ NaOH सॉल्यूशन बनाना है हमें, जिससे कि हमें स्टैंडर्डाइज भी करना होगा। तो देखिए स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस मैंने सेपरेट एक वीडियो में डाला हुआ है, जहां पर कि मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्टैंडर्डाइजेशन बताया हुआ है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्टैंडर्डाइजेशन है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इस वजह से मैंने उसको इस वीडियो में नहीं डाला है, और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी जो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस है, ताकि आप स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं उसको देख पाएं। तो यहाँ हमने चारों की चारों बॉटल्स की दोनों दोनों लेयर सेपरेट आउट कर ली हैं। तो इस तरीके से पूरा सेपरेशन कर लेंगे हम। मैंने इससे पहले भी एक बेंजोइक एसिड के पार्टीशन कोएफिशिएंट के लिए वीडियो डाला था, लेकिन उसमें टाइट्रेशन वाला पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ था, सेपरेशन तक का ही पोर्शन कंप्लीट हुआ था। आज हम टाइट्रेशन भी देखेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले ऑर्गेनिक लेयर ले रहे हैं जो कि हमने बॉटल में ट्रांसफर करी थी, ए बॉटल की ऑर्गेनिक लेयर ले रहे हैं। तो हमें इसका 10 ml पिपेट आउट करना है। तो हमने पिपेट लिया हुआ है 10 ml का, जो कि रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे एग्जैक्टली 10 ml वॉल्यूम मेजर करता है। तो इसको हम मेजर करेंगे और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर लेंगे, और हमें इंडिकेटर फिनोफ्थिलीन यूज करना है यहाँ। तो हम फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर लेंगे और उसको तो उसकी 2-3 ड्रॉप्स इसमें ट्रांसफर करेंगे। पहले ये ऑर्गेनिक लेयर ट्रांसफर की है हमने, और जो ब्यूरेट है, ब्यूरेट में हमने 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन फिल किया हुआ है, जो कि मैंने बताया है कि स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है हमें, और ऑक्जेलिक एसिड के साथ में स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है, जो कि मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। हमने 2-3 ml फिनोक्सिल इंडिकेटर की डाल दी है। इसके बाद में हम इसको टाइट्रेट करेंगे। तो देखिए अभी ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है, इस वजह से सॉरी एसिडिक सॉल्यूशन है, क्योंकि बेंजोइक एसिड का हम सॉल्यूशन ले रहे हैं। अब जब हम इसको टाइट्रेट कर रहे हैं तो देखिए 0 रीडिंग है, स्टार्टिंग में हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और क्योंकि हमने बेंजोइक एसिड का सॉल्यूशन लिया हुआ है इसीलिए जो फिनोक्सिल इंडिकेटर है वो कलरलेस है स्टार्टिंग में। जैसे ही ये ड्रॉप देखिए, जैसे ही NaOH की ड्रॉप गिर रही है सॉल्यूशन में, वहां कलर पिंक दिखाई दे रहा है। तो जो हमारा एंड पॉइंट होगा वो क्या होगा, पिंक। जो पिंक कलर आ जाएगा और स्टेबल होगा पिंक कलर, वो हमारा एंड पॉइंट होगा। हमें उस एंड पॉइंट पे रुकना है, और जब तक कि स्टेबल पिंक कलर ना आ जाए। देखिए पिंक कलर तो आ रहा है लेकिन स्टेबल नहीं है, इसीलिए हम लगातार शेक करते हुए NaOH ट्रांसफर करते जाएंगे ड्रॉप वाइज, और एक दो बार रुक कर भी देख लेंगे कि स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है पिंक कलर। देखिए अभी स्टेबल नहीं हो रहा है, तो हम लगातार शेक करेंगे और ट्रांसफर करते जाएंगे NaOH को। पिंक कलर देखिए आ गया है, हम शेक करके अच्छे से देख लेते हैं। नहीं, अभी डिसअपियर हो रहा है, मतलब हमें और ट्रांसफर करना होगा। तो हम अभी और ट्रांसफर करके और उसकी लगातार शेकिंग करेंगे जब तक कि जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल पिंक कलर में ना आ जाए, पिंक कलर स्टेबल ना हो जाए। तो हम लगातार इस तरीके से इसको ड्रॉप वाइज ट्रांसफर करते जाएंगे और शेक करते जाएंगे। तो देखिए जो स्लाइटली अल्कलाइन हो जाएगा जैसे ही सॉल्यूशन, वैसे ही तुरंत पिंक कलर आएगा। अभी ये सॉल्यूशन एसिडिक है, इस वजह से एसिडिक होने की वजह से यहाँ पिंक कलर लगातार डिसअपियर हो रहा है। तो हम धीरे धीरे करके आराम से ड्रॉप वाइज हमें पेशेंटली करना चाहिए। देखिए जब भी हम ये टाइट्रेशन करते हैं तो हमें 2 कंकरेंट रीडिंग तक टाइट्रेट करना होता है। मतलब आपकी जो 2 लगातार रीडिंग सेम आ जाएं या फिर 0.1 का डिफरेंस आए, हमें ऐसी रीडिंग लेनी होती है। तो ये हमारी अभी फर्स्ट रीडिंग है। जब तक पिंक कलर नहीं आ जाता है तब तक हम इसको लगातार टाइट्रेट करेंगे।
देखिए पिंक कलर आ गया है, लेकिन हमें थोड़ा शेक करके देखना होगा स्टेबल है या नहीं है। तो यहाँ देखिए ये हमारा पिंक कलर आ गया है। अभी हम ट्रांसफर करते जा रहे हैं, आ रहा है, डिसअपियर हो रहा है, अभी स्टेबल नहीं है। इसमें थोड़ा जो हमारा पार्टीशन कोएफिशिएंट के लिए हम जब टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो हमें थोड़ा पेशेंटली करनी होती है, क्योंकि बार बार कलर डिसअपियर होता है। जब तक स्टेबल नहीं होगा हम टाइट्रेशन को कंप्लीट नहीं मान सकते हैं। तो हमें बहुत आराम से पेशेंस के साथ में देखना होता है कि कलर डिसअपियर होना बंद हो जाएगा, तब हमें अपनी रीडिंग लेना, टाइट्रेशन बंद करनी होती है। तो यहाँ देखिए अभी भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं और कलर डिसअपियर हो रहा है। जब कंटिन्यूस ट्रांसफर करने पर भी पिंक कलर डिसअपियर नहीं होगा तो हम अपना इसको रोकेंगे टाइट्रेशन को। तो ये देखिए फाइनली पिंक कलर आ गया है, जो कि अब डिसअपियर नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमें रीडिंग नोट कर लेनी चाहिए, तो हम रीडिंग नोट करते हैं। तो देखिए यहाँ जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 9.2। तो हमारी ए बॉटल के लिए जो ऑर्गेनिक लेयर की रीडिंग आई है वो 9.2 है, इसे हम नोट कर लेते हैं। अब हम इसी तरीके से एक्वस लेयर की भी टाइट्रेशन करेंगे। तो हम 10 ml एक्वस लेयर ले रहे हैं ए बॉटल का, और इसको पिपेट आउट कर लेंगे 10 ml, और पिपेट आउट करने के बाद में हम इसको भी टाइट्रेट करेंगे। तो इसको टाइट्रेट करने के लिए हमें 0.01 नॉर्मल NaOH चाहिए, वो भी स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। तो स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस चाहे हम 0.1 नॉर्मल के लिए यूज करें या फिर 0.01 नॉर्मल के लिए सेम ही रहता है, बस हमें नॉर्मेलिटी चेंज करनी होती है ऑक्जेलिक एसिड की। 0.1 नॉर्मल के लिए हमें 0.1 नॉर्मली ऑक्जेलिक एसिड चाहिए होगा। तो ये देखिए हमने 10 ml ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसमें भी 2-3 ड्रॉप्स फिनोल्फथालीन इंडिकेटर की डालेंगे और इसके बाद में इसको टाइट्रेट करना शुरू करेंगे, और इसका भी एंड पॉइंट पिंक कलर होगा। तो यहाँ देखिए हमने 0.01 नॉर्मल NaOH लिया हुआ था, जिससे कि हमने टाइट्रेशन स्टार्ट की है। यहाँ पर भी हमें लगातार शेकिंग के साथ ही टाइट्रेशन करनी है, और टाइट्रेशन जो एंड पॉइंट होगा वो पिंक कलर होगा टाइट्रेशन का। तो जैसे ही पिंक कलर आ जाता है वैसे ही हम अपनी टाइट्रेशन को स्टॉप करेंगे और रीडिंग नोट कर लेंगे। जैसा मैंने बताया पेशेंटली हमें टाइट्रेशन करनी होती है जब तक कि कलर आ ना जाए, एकदम से स्टेबल कलर ना आ जाए। ये एक और बात है, यहाँ जो ऑर्गेनिक लेयर है वहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बार बार कलर डिसअपियर होगा और बार बार मतलब देर में स्टेबल होता है। लेकिन एक्वस लेयर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्वस लेयर में बहुत आसानी से एक ही बार में स्टेबल हो जाता है कलर। तो देखिए यहाँ पे हमारा पिंक कलर आ गया है, और जो हमारी रीडिंग आ रही है, जो फर्स्ट रीडिंग है, ये आ रही है 10.3। तो जो हमारी फर्स्ट बॉटल, तो देखिए जिस तरीके से हमने एक रीडिंग ली है उसी तरीके से हम बाकी की रीडिंग्स भी ले लेते हैं। तो और रीडिंग लेने के बाद में हमने एक टेबल बना ली है, ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने पहले जो रीडिंग्स लिखी हैं वो लिखी हैं एनिमस सॉल्यूशन 0.01 नॉर्मल लेकर, जो हमने एक्वस लेयर को टाइट्रेट किया था उसके लिए, जिसकी रीडिंग अभी अभी जो हमने देखी है, जो फर्स्ट रीडिंग है बॉटल ए के लिए वो 10.3 थी। इसी तरीके से हमने आगे की बॉटल्स के लिए जो एक्वस लेयर थी उसके लिए रीडिंग्स ली थी। तो यहाँ बी के लिए 11.9 रीडिंग आई है, और सी के लिए 13.5, इसी तरीके से डी के लिए 16.8 रीडिंग आई है, जो NaOH का वॉल्यूम यूज हुआ है टाइट्रेशन के लिए। और जो ये वॉल्यूम यूज हुआ है NaOH का, इसको हमने ए बॉटल के लिए VA, बी के लिए VB, सी के लिए VC और डी के लिए VD लिखा हुआ है, ताकि समझने में आसानी रहे। तो देखिए जब भी आप एक्सपेरिमेंट करें तो आपको सिर्फ अपनी यही रीडिंग्स जो हमने VA, VB, VC, VD लिया है, सिर्फ यही रीडिंग्स चेंज करनी है, बाकी की और कोई भी रीडिंग चेंज नहीं करनी है। जो भी प्रोसीजर है सेम टू सेम ऐसे ही फॉलो करना है। तो ये तो हमारा एक्वस लेयर की टाइट्रेशन के लिए रीडिंग हो गई। इसी तरीके से हमने एक और टेबल बनाई है जो कि ऑर्गेनिक लेयर की टाइट्रेशन के लिए है। तो देखिए जो सेकंड टेबल है इसमें भी हमने चारों बॉटल्स ABCD के लिए जो वॉल्यूम यूज हुआ है NaOH का, उसको हमने यहाँ VA डैश, क्योंकि ऑर्गेनिक लेयर है तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए VA डैश, VB डैश, VC डैश और VD डैश से रिप्रेजेंट किया है।
जो हमने बेंजीन लेयर के लिए जो वॉल्यूम लिया था वो 10 ml ही लिया है, और जो हमने यहाँ पर NaOH जो ब्यूरेट रीडिंग थी उसको हमने यहाँ पर लिखा है। तो जो हमारी फर्स्ट रीडिंग थी ए बॉटल के लिए वो कितनी आई थी 9.2, और जो हमारी बी बॉटल के लिए रीडिंग थी ये 11.6 थी। इसी तरीके से सी बॉटल के लिए जो रीडिंग थी वो 20.9 थी। डी बॉटल के लिए रीडिंग 35.7 थी। तो इस तरीके से हमने ये रीडिंग्स ले ली थी, सारी की सारी जो रीडिंग्स थी। अब हम इन रीडिंग्स के थ्रू क्या करेंगे, कैलकुलेशन। तो देखिए जो हमारी ये रीडिंग्स हैं, इन रीडिंग्स को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। मतलब आप अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अपनी एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स को यहाँ लिखेंगे। कैलकुलेशन में हमें क्या करना है, बेंजोइक एसिड की जो कंसंट्रेशन है उसको हमें एक्वस लेयर और बेंजीन लेयर दोनों लेयर्स में कैलकुलेट करना है। तो क्योंकि तभी हमें उसका रेशियो निकालना होगा। रेशियो निकालने के लिए दोनों की कंसंट्रेशन चाहिए अलग अलग बॉटल्स में। तो जो ये बेंजोइक एसिड का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या यूज करना है, ए बॉटल के लिए यहाँ एक फॉर्मूला यूज करना है। जनरली हम क्या यूज करते हैं, N1V1 इक्वल टू N2V2 यूज करते हैं। तो हम उसी से ये फॉर्मूला बना है। तो जो क्या होगा, ये फॉर्मूला मिल इक्विवेलेंट ऑफ NaOH यूज्ड, जो किसके इक्वल होगा, N1V1 हम यहाँ कह सकते हैं। ये है नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH, और ये है वॉल्यूम ए बॉटल के लिए, एक्वस लेयर के लिए जितना NaOH का वॉल्यूम यूज हुआ था, तो इसको हम N1V1 कह सकते हैं। और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, किसके इक्वल होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेंजोइक एसिड। अब देखिए जो इक्विवेलेंट वेट होता है बेंजोइक एसिड का वो 122 होता है। तो जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेंजोइक एसिड क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेंजोइक एसिड डिवाइड और मल्टीप्लाइड बाय उसमें हमने कितना वॉल्यूम उसका यूज किया था, 10 ml हमने वॉल्यूम यूज किया था। तो अगर हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो ए बॉटल के लिए कंसंट्रेशन को हम C1A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे 0.01 जो कि नॉर्मेलिटी NaOH की, फिर ए बॉटल के लिए जितना NaOH कंज्यूम हुआ था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेंजोइक एसिड डिवाइड बाय जितना हमने वॉल्यूम यूज किया था पिपेट आउट करके। तो यहाँ पर हमारी जो VA की वैल्यू थी वो 10.3 थी, उसको हम पुटअप कर देंगे। तो ये वैल्यू आएगी 1.256। अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लेते तो ये 1.3 के इक्वल मान सकते हैं। बी बॉटल के लिए हम कंसंट्रेशन को C1B कहेंगे, और यहाँ पर हम जो VA की जगह VB यूज करेंगे जो कि 11.9 था हमारा। और जब हम इसको पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 1.451, जिसको कि हम 1.5 राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। और जो सी बॉटल उसके लिए C1C कंसंट्रेशन होगी। यहाँ पर जो हमारी VC की वैल्यू थी वो 13.5 थी। इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.647, जिसको कि हम राउंड ऑफ करके 1.7 लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम डी बॉटल के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कंसंट्रेशन की। तो जो इसको हम C1D से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारी VD की वैल्यू थी वो 16.8 थी। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.049 आता है, जिसको कि हम 2.05 कह सकते हैं, और राउंड ऑफ करने पर हम इसको 2.1 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारी एक्वस लेयर में चारों बॉटल्स के लिए कंसंट्रेशन आ गई है। इसी तरीके से हमें बेंजोइक एसिड के लिए भी बेंजोइक एसिड बेंजीन लेयर में भी कंसंट्रेशन इसकी फाइंड आउट करनी है। तो हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, बस वहां पर हम नॉर्मेलिटी को रिप्लेस कर देंगे 0.1 से, और जो हमारा वॉल्यूम हमने टेबल में जैसे अभी अभी देखा था VA डैश VB डैश VC डैश VD डैश, वही हम यहाँ पर फॉर्मूला में वॉल्यूम लिखेंगे, जो कि बेंजीन लेयर को टाइट्रेट करने के लिए NaOH का जितना वॉल्यूम यूज हुआ था। और इसको कंसंट्रेशन को हम C2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए बॉटल के लिए C2A, बी के लिए C2B, सी के लिए C2C और डी के लिए C2D। तो हम यहाँ VA डैश की वैल्यू हमारी 9.2 थी। इसको हम जब यहाँ पुट करते हैं तो कैलकुलेट करने पर हमारी जो वैल्यू आएगी 11.224 आती है। इसी तरीके से C2B के लिए यहाँ हम VB डैश पुट अप कर देंगे जो कि 11.6 था, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू 14.152 आती है। C2C कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ वैल्यू रखनी है VC डैश की, जो कि 20.9 थी। वैल्यू पुटअप करने पर यहाँ कैलकुलेट करने पर 25.498 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर C2D कैलकुलेट करने के लिए हम VD डैश की वैल्यू रखेंगे जो कि 35.7 थी, और इसको कैलकुलेशन करने पर 43.554 आता है। तो इस तरीके से हमारी जो चारों वैल्यूज हैं बॉटल ए की एक्वस लेयर के लिए कंसंट्रेशन C1 से रिप्रेजेंट किया हमने। चारों कैलकुलेट जो कंसंट्रेशन वैल्यूज वो हमें मिल गई हैं। इस तरीके से हमारी ऑर्गेनिक लेयर के लिए यानी बेंजीन लेयर के लिए भी जो C2 हमने कैलकुलेट की थी उसकी चारों वैल्यूज हमें मिल गई हैं चारों बॉटल्स के लिए। हम एक टैबुलर फॉर्म में इसे लिख लेते हैं सारी वैल्यूज को।
तो देखिए यहाँ हमने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें कि हमने वैल्यूज लिखी हुई हैं C1 C2 दोनों की, जो हमने अभी भी कैलकुलेट की हैं। ये जो वैल्यूज हैं राउंड ऑफ करके भी लिखी है हमने, और यहाँ पर जो C2 है इसको हमने इसका रूट करके भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। 11.22 का रूट अंडर रूट होगा 3.35, 14.15 की 3.76, 25.5 का होगा 5.05 और 43.55 का होगा 6.60। तो ये हमने पूरी वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई है और हमने यहाँ एक रेशियो भी निकाला है C1/C2 का। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो बेंजोइक एसिड होता है वो बेंजीन में डायमरिक फॉर्म में रहता है। तो हम पहले C1/C2, अगर ये नॉर्मल फॉर्म में रहता तो C1/C2 का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए था सारी बॉटल्स में, लेकिन हमने जब C1 C2 करके जिसका रेशियो निकाला है तो ये A बॉटल के लिए 0.12 आया, B बॉटल के लिए 0.10, C बॉटल के लिए 0.06 और D बॉटल के लिए 0.05। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू आ रही है वो सारी बॉटल्स के लिए अलग अलग वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है C1/C2 कांस्टेंट नहीं है। तो ये प्रूव करता है कि यहाँ नॉर्मल फॉर्म में यानी कि मोनोमरिक फॉर्म में नहीं रहता है बेंजोइक एसिड बेंजीन में। जब हमने यही C1/√C2 का रेशियो निकाला है तो A बॉटल के लिए 0.38, B बॉटल के लिए 0.39, C बॉटल के लिए 0.33 और D बॉटल के लिए 0.31 आता है। देखिए यहाँ पर वैल्यूज काफी कांस्टेंट हैं, यहाँ पर 0.3 ही आया है। इसका मतलब है कि C1 और C2 का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। इससे ये प्रूव होता है कि जो बेंजोइक एसिड होता है बेंजीन लेयर में वो डायमेरिक फॉर्म में रहता है, इसीलिए C2 के साथ में जो वैल्यूज हैं वो कांस्टेंट आई हैं। इसको हम दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं C1 और √C2 के बीच में, तो हमने एक्स एक्सिस पर C1 लिया हुआ है यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन एक्वस लेयर लिया हुआ है, और बाई एक्सिस पे हमने √C2 लिया है यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन ऑर्गेनिक लेयर का हमने स्क्वायर रूट लिया हुआ है। तो जब हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखिए जो C1A की वैल्यू थी वो 1.3 थी, तो हम यहाँ 1.2 और 1.4 के बीच में 1.3 होगा, और जो √C2 की वैल्यू वो 3.35 है, तो यहाँ पर पॉइंट अगर हम लगाते हैं तो ये हमारा पॉइंट यहाँ आएगा। इसी तरीके से C1B 1.5 है, तो यहाँ 1.4 1.6 के बीच में 1.5 हो गया, और जो √C2 की वैल्यू है वो 3.76 है, जो कि यहाँ पर पॉइंट आएगा इसका। इसी तरीके से C1C की वैल्यू 1.7 है, जो 1.6 और 1.8 के बीच में आएगा, और जो हमारी √C2 की वैल्यू C के लिए 5.05 है, तो इसका पॉइंट यहाँ पर आएगा। अब अगर हम C1D को देखें तो 2.1 है, जो कि 2.0 2.2 के बीच में आएगा यहाँ पॉइंट, और इसके लिए √C2 की वैल्यू 6.6 है, तो दोनों को मिलाने पर ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो अगर हम देखें इन चारों के चारों जो पॉइंट्स हमारे ग्राफ में आ रहा है तो हमें एक लीनियर कर्व मिल रहा है। यहाँ पर जो हमारा कर्व है वो लीनियर कर्व है, और अगर हम इन सारे पॉइंट से होते हुए एक लाइन खींचे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इस तरीके से ये प्रूव होता है कि जो C1 और √C2 का रेशियो है वो हमें एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है। इसका मतलब जो दोनों सॉल्वेंट्स में कंसंट्रेशन है, जो हम बेंजोइक एसिड की कंसंट्रेशन जब बढ़ा रहे हैं सॉल्यूशन में ABCD की तरफ जाते हुए, तो उनका जो डिसोल्यूशन है दोनों सॉल्वेंट्स में बेंजोइक एसिड का वो कांस्टेंट है। मींस जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी वो दोनों लेयर में ही इक्वली डिवाइड होगा, या फिर कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर दोनों सॉल्वेंट्स में उसका डिसोल्यूशन भी बढ़ेगा। तो इस वजह से ये हमारा लीनियर फिट आ रहा है, ये जो कर्व आ रहा है। तो यहाँ ये प्रूव होता है कि जो हमारा बेंजोइक एसिड है वो बेंजीन में डायमेरिक फॉर्म में रहता है। अब अगर हमें इसको रिजल्ट फॉर्म में लिखना है तो हमें क्या करना होगा, जो भी हमारी चारों वैल्यूज आई थी, चारों कंसंट्रेशंस, जो हमारा रेशियो आया था C1/√C2, वो चारों वैल्यूज का हमें एवरेज लेना होगा। तो उसका जब हम एवरेज लेंगे तो चार वैल्यूज हमें 4 से डिवाइड करना होगा। एवरेज लेने पर जो हमारे वैल्यू आ रही है वो 0.35 आ रही है। तो जब हम रिजल्ट लिखेंगे तो हम रिजल्ट कैसे लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ बेंजोइक एसिड बिटवीन वाटर एंड बेंजीन वाज 0.35 एट रूम टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर माना जाता है।
हमने टेम्परेचर वैसे भी वेरी नहीं किया है, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई है वो रूम टेम्परेचर पर आई है। इसके साथ साथ हमें क्या फाइंड आउट करना था कि डायमरिक फॉर्म में रहता है, तो हमें रिजल्ट में वो भी लिखना होगा, द मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन इज डाइमर। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा कैलकुलेशन रिजल्ट तक मैंने सब कुछ बताया है, लिखने का पूरा तरीका भी बताया है आपको। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो डाउट भी पूछें, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि अगर जो भी नया वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे, ताकि आप वीडियो मिस ना करें। तो इस तरीके से आज की वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना, थैंक यू।